3 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल के स्लम एरिया में रहने वाले फातिमा सैयद और उसका परिवार आराम से सो रहा था। बट रात के तकरीबन 12:30 पौने 1 के आसपास उनके घर में रहने वाली उनके साथ ही उनकी पालतू बिल्ली एकदम से बहुत ही अजीब सी आवाजें निकालने लगी। और जैसे ही इन आवाजों को सुनकर फाहिदा की नींद खुली, उसने अपनी बिल्ली की तरफ देखा तो उस बिल्ली के उस टाइम पर मुंह से बहुत सारे झाग निकल रहे थे और वो ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ही बुरे नशे में हो। बट फाहिदा के देखते ही देखते उसकी बिल्ली वहां सामने मौजूद एक कंबल के अंदर जाकर घुस गई और जस्ट नॉर्मली सांस लेने लगी। जैसे ये चीज फाहिदा ने देखी कि आखिर बाहर ऐसा क्या है, उसको बाहर का नजारा कुछ ऐसा दिखा जो यकीनन ना सिर्फ फाहिदा का परिवार बल्कि पूरी दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। जी हाँ, ये इंसिडेंट इतना ज्यादा दर्दनाक था कि आज भी लोग उसको याद करके रोते हैं। और पर्सनली इस इंसिडेंट ने मुझे अंदर तक दहला कर रख दिया। इसलिए मुझे इस वीडियो के ऊपर कोई लाइक वाइक नहीं चाहिए। आपका मन करे तो कर दीजिएगा, वरना नहीं करेगा। बट इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा, आपको पता लगेगा कि आखिर उस रात का डर क्या था और एक रात कितनी लंबी हो सकती है। लेट्स डाइव इन। इस घटना को समझने के लिए हमें कहीं और नहीं बल्कि हमारे भारत देश के ही भोपाल शहर में जाना पड़ेगा। और रात थी 2 और 3 दिसंबर 1984 की। जी हां, 3 दिसंबर 1984 की रात को तकरीबन 12 बजे भोपाल स्टेशन पर गोरखपुर से आने वाली ट्रेन खड़ी थी और उसे अब आगे के लिए अपनी यात्रा पूरी करनी थी। बट यहां पर वो रुकी हुई थी। बट अचानक इस ट्रेन के अंदर बैठे हुए लोगों ने बहुत जोर जोर से खांसना शुरू कर दिया और एकदम से हो हल्ला सा मच गया पूरे के पूरे स्टेशन पर। और जैसे इस हो हल्ले की आवाज अंदर बैठे हुए स्टेशन मास्टर गुलाम दस्तगीर तक गई तो वो इस आवाज को सुनकर अपने ऑफिस से बाहर निकले। बाहर देखने लगे कि आखिर ये एकदम से धुंध कैसे पड़ चुकी है। बेशक वहां उस टाइम पर ठंडी का मौसम था, बट ये धुंध बहुत ही ज्यादा अजीब सी थी। इसके अंदर सांस लेने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। और जैसे ये चीज दस्तगीर जी ने देखी, वो तुरंत भागकर उस प्लेटफॉर्म पर गए जहां पर वो गोरखपुर से आने वाली ट्रेन खड़ी हुई थी और उसको आगे के लिए निकलना था। बट इस ट्रेन को निकलने में अभी भी 20 मिनटों का टाइम था। इसको एग्जैक्टली यहां से 12:20 पर निकलना था। बट हालातों का अंदाजा तुरंत ही दस्तगीर जी को लग गया कि यहां कुछ बहुत बड़ी दिक्कत हुई है। हो सकता है यहां कुछ जहरीली गैस सी फैल गई हो और जिस वजह से यहां पर ये जो भी ट्रेन के अंदर लोग बैठे हुए हैं या फिर प्लेटफॉर्म पर घूम रहे हैं या फिर और ट्रेनों की आने का वेट कर रहे हैं लोग यहां पर बैठकर, वो सभी बहुत ज्यादा परेशान हैं। दस्तगीर जी तुरंत ही ट्रेन के इंजन के पास गए और उस लोको पायलट को कहा कि तुरंत ही इस ट्रेन को लेकर यहां से निकलो और जितने भी लोग अंदर घुस सकते हैं उन सभी को घुसा के तुरंत इस स्टेशन को छोड़कर यहां से भाग जाओ। बट यहां लोको पायलट ने दस्तगीर जी से पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी टाइम नहीं हुआ है और हो सकता है आगे कोई और ट्रेन आ रही हो और इसका एक्सीडेंट हमारे साथ हो जाए। बट यहां पर दस्तगीर जी ने कहा कि मैं इस पूरे के पूरे इंसिडेंट की जिम्मेवारी लेता हूं, अगर कोई भी आगे ट्रेन का हादसा हुआ तो उसकी जिम्मेवारी मैं लूंगा। बट तुम तुरंत इस ट्रेन को लेकर यहां से निकलो, हमें यह बहुत जल्दी करना पड़ेगा। यह बात सुनते ही तुरंत ही लोको पायलट ने ट्रेन का हॉर्न बजाया और वो ट्रेन वहां से निकल चुकी थी। उसके अंदर बैठे हुए लोग खांसते खांसते पूरी ट्रेन के साथ सवारी कर रहे थे। बट अभी भी दस्तगीर जी का काम खत्म नहीं हुआ था। असल में वहां और भी ज्यादा लोग मौजूद थे जो प्लेटफॉर्म पर बेहोशी की हालत में पड़े थे। एकदम से खांसते खांसते उनको पता नहीं क्या हुआ, बट वो सारे के सारे लोग लिटरली बिछ चुके थे नीचे और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने दम भी तोड़ दिया हो। एक एक को जाकर दस्तगीर जी ने संभालना शुरू किया। वहां पर जो आरपीएफ के जवान मौजूद थे उन सभी को बुलाया गया मदद के लिए और उन सभी की सहायता से वहां से उठाकर उन सभी को एम्बुलेंस के अंदर डलवाकर हॉस्पिटल पहुंचाया गया। बट अभी तक भी ये चीज किसी को समझ नहीं आई थी कि आखिर यहां पर क्या हुआ है। ये एकदम से लोगों के अंदर बीमारी कैसी फैल गई, लोग एकदम से इतना ज्यादा खास क्यों रहे हैं, वो बेहोश क्यों हो रहे हैं। असल में इसी भोपाल शहर के अंदर अमेरिका की यूनियन कार्बाइड कंपनी ने अपनी ब्रांच, अपना सेटअप, अपनी फैक्ट्री भोपाल शहर के अंदर लगाने का फैसला किया और फाइनली उनकी फैक्ट्री लगकर तैयार थी। और इस फैक्ट्री के अंदर वो बहुत सारे कीटनाशक दवाइयां बनाने वाले थे। बट सबसे मेनली जो उनकी दवाई बनने वाली थी वो थी सेविन, जिसका उत्पादन वो इस फैक्ट्री के अंदर रहते हुए करते और पूरे इंडिया के अंदर और साथ ही और भी देशों के अंदर वो इसको एक्सपोर्ट कर रहे थे। उनका काम बहुत अच्छे से चल रहा था। बट धीरे धीरे ना सिर्फ ये वाला प्लांट उनका भोपाल वाला, बल्कि दुनिया में और भी जगह पर जहां उनके प्लांट लगे हुए थे वो सभी धीरे धीरे लॉस में जाने लगे। और इसी वजह से कंपनी बहुत ज्यादा परेशान कि आखिर इन सभी लॉसेस को कवर करे तो कैसे करे, अपने खर्चों को कम करे तो कैसे करे। और इसी वजह से सन 1982 तक आते आते ना सिर्फ भोपाल शहर में लगे हुए इस यूनियन कार्बाइड इंडिया के प्लांट के अंदर से, बल्कि दुनिया के और भी जगहों पर जहां इनके प्लांट लगे हुए थे उनके अंदर से इन्होंने कर्मचारियों की छटनी करनी शुरू की। और ना सिर्फ इन्होंने बहुत ही स्किल्ड और बहुत ही पुराने अपने वर्कर्स को वहां से हटा दिया, बल्कि ऐसे नए लोगों को भर्ती किया गया जो ना सिर्फ कम पैसों में काम करने के लिए तैयार थे, बल्कि उनको कुछ काम धंधा आता ही नहीं था, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि आखिर इस तरीके की बहुत
बहुत ही ज्यादा खतरनाक मशीन्स को किस तरीके से हैंडल किया जाता है। और इसी वजह से भोपाल शहर में लगे हुए इस यूनियन कार्बाइड इंडिया के प्लांट के अंदर भी ऐसे काफी सारे लोग भर्ती हो चुके थे, तकरीबन 650 के आसपास से। इनमें से बहुत सारे तो स्किल्ड भी थे, बट जो नए नए आए थे उनको इसके बारे में नहीं पता था। वो सभी लोग इस प्लांट को रन कर रहे थे। अब ना सिर्फ इस कंपनी से बहुत सारे वर्कर्स को निकाल दिया गया था, बल्कि यहाँ की जो मशीनें लगी हुई थी वो सभी मशीनें भी बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी थी, और इन मशीनों की ही टाइम टू टाइम चेकिंग भी की जानी थी। जो बाहर से आने वाले साइंटिस्ट इनका चेकअप करते। और सन 1982 में भी भोपाल में लगे हुए इस पूरे प्लांट का चेकअप किया गया। जब चेकअप करने के बाद उन साइंटिस्ट ने रिपोर्ट तैयार करी तो उन्होंने दर्जनों ऐसी शिकायतें थी जो इस रिपोर्ट में लिखी हुई थी कि इस प्लांट के अंदर खामियां हैं, यहाँ की मशीनें जंग खा चुकी हैं, बहुत सारे वॉल वगैरह, बहुत सारे गोज वगैरह ठीक से काम नहीं कर रहे। और ये चीज कंपनी की हायर अथॉरिटीज को बताई गई कि ये प्लांट बहुत ज्यादा मेंटेनेंस मांग रहा है, खर्चा मांग रहा है। बट उस टाइम पर ये कंपनी खर्चा करने में सक्षम नहीं थी, इनको अपना पैसा बचाना था, और इन्होंने उसमें से एक भी शिकायत के ऊपर गौर नहीं फरमाया जो उस टाइम पर पूरी रिपोर्ट के अंदर तैयार करके दी थी। ये प्लांट जैसे था वैसे ही रन करता रहा। अब आप ये चीज जरूर पूछेंगे कि इस प्लांट के अंदर ऐसा क्या बनाया जाता है जो ये बहुत ज्यादा खतरनाक है और ये कभी भी बड़े हादसे को अंजाम दे सकता था। तो असल में इस प्लांट के अंदर मिसाइल आइसोसिनेट नाम की एक गैस, जब उसको फॉस्जीन से मिलाया जाता है तब एक प्रोडक्ट तैयार होता है जिसको आज हम सेविन के नाम से जानते हैं। और ये सेविन ही एक कीटनाशक है जो ना सिर्फ बहुत सारे क्लीनिंग केमिकल्स के अंदर बल्कि बहुत सारे कीटनाशक जो आमतौर पर हम अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर मिलाया जाता है। अब आप ये चीज समझ सकते हैं कि आखिर इस प्लांट के अंदर कितना जहर भरा होगा। जिस टाइम पर यह प्लांट लगाया गया था उस टाइम पर सरकार ने इन प्लांट वालों को तकरीबन 2000 टन के आसपास का ये लाइसेंस दिया था कि ये 2000 टन अपना माल जनरेट कर सकते हैं। बट ये लोग उससे बहुत आगे निकल गए, तकरीबन 5000 टन के आसपास भी ये लोग तकरीबन साल का माल निकाल रहे थे बिना किसी रोक टोक के। ऊपर तक पैसा पहुंच रहा था, बड़े बड़े अधिकारी इस प्लांट के नाम का पैसा खा रहे थे, और इसी वजह से इस प्लांट के लिए बनाए गए सभी के सभी रूल्स और रेगुलेशंस को तलवार की नोक पर रखा गया। खैर 2 दिसंबर 1984 की रात को तकरीबन 11 बजे के आसपास वहां के नाइट शिफ्ट में काम कर रहे वर्कर्स ने नोटिस किया कि जहां नीचे अंडरग्राउंड टैंक्स के अंदर जो मिथाइल आइसोसिनेट नाम की गैस को स्टोर करके रखा जाता है, वहां लगे हुए 3 टैंक्स में से एक टैंक का जो गॉज मीटर है वो प्रेशर दिखा रहा है तकरीबन 10 psi। बट जैसे ये चीज उस वर्कर ने देखी कि यहां प्रेशर 10 psi दिखा रहा है, उसने तुरंत जाकर अपने टीम लीडर को बताया कि ऊपर लगे हुए गॉज के अंदर इस टैंक का प्रेशर 10 psi बता रहा है। और जैसे ये चीज टीम लीडर ने सुनी उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, ये गॉज बहुत पहले से खराब है, ये प्रेशर सही नहीं दिखाता, जो भी चीज है सब कुछ ठीक है, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ये चीज सुनकर सभी के सभी वर्कर्स अपना चाय वगैरह पीने के लिए जा चुके थे, और रात के तकरीबन 12 बजे के आसपास इन वर्कर्स ने दोबारा जाकर उन टैंक्स के ऊपर लगे हुए गॉज मीटर्स के अंदर देखा तो उनमें से एक टैंक का प्रेशर तकरीबन 50 psi तक पहुंच चुका था। जैसे ये चीज उस वर्कर ने देखी वो तुरंत भागकर वापस अपने टीम लीडर के पास गया कि जनाब वो टैंक के ऊपर लगा हुआ गॉज मीटर वहां का प्रेशर तकरीबन 50 psi दिखा रहा है। किसी ने भी इस बात को नोटिस करना जरूरी ही नहीं समझा कि आखिर वो प्रेशर इतना ज्यादा कैसे बढ़ रहा है उस टैंक के अंदर जो कि ये टैंक हैंडल भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अंडरग्राउंड लगे हुए तीनों टैंक्स बहुत ज़्यादा जर चुके थे, बहुत लंबे टाइम से इनको नीचे दबा कर रखा गया था और बहुत लंबे टाइम से इनका इस्तेमाल भी डेली किया जा रहा था, और मेंटेनेंस ना करने की वजह से इनका हाल बद से बदतर हो चुका था। बट उस रात तकरीबन रात के 12 बजे के आसपास उन टैंक्स के ऊपर काफ़ी सारे पाइप्स भी जुड़े थे, जिनके अंदर बहुत सारे पाइप्स के अंदर तो नाइट्रोजन को बहाया जा रहा था, जो नाइट्रोजन इस मिथाइल आइसोसाइनाइड के ऊपर जाकर बैठ रही थी ताकि नीचे अंडरग्राउंड टैंक्स में दबी हुई मिथाइल आइसोसिनेट बाहर के मॉइस्चर के टच में ना आ जाए। क्यों? क्योंकि अगर ये अगर मिथाइल आइसोसिनेट पानी के संपर्क में आई तो लिटरली ये इतनी ज्यादा जहरीली गैस बन जाएगी कि कोई भी व्यक्ति अगर इसके अंदर सांस लेगा तो उसकी मौत निश्चित है। खैर इन टैंक्स के ऊपर बहुत सारे पाइप्स के अंदर पानी भी बह रहा था, और उन्हीं में से एक पाइप कुछ इस तरीके से लीक हुआ कि ना सिर्फ उस पाइप से अंदर मौजूद नाइट्रोजन जो कि इन तीनों टैंक्स के ऊपर भरी गई थी ताकि मिथाइल आइसोसिनेट नीचे दबी रहे, वो नाइट्रोजन भी उस पाइप से बाहर निकल गई, और उसी पाइप से पानी भी नीचे मिथाइल आइसोसिनेट के अंदर जाने लगा। और जैसे ही नीचे दबे हुए 3 टैंकों में से एक टैंक के अंदर पानी पहुंचा, उस पानी ने नीचे दबी हुई मिसाइल आइसोसिनेट के साथ रिएक्शन करना शुरू कर दिया, और अंदर ही अंदर अब रिएक्शन से वो गैस बनती गई और वो प्रेशर बढ़ता गया। लिटरली वो जो प्रेशर गॉज उस टाइम पर दिखा रहा था 10 से 50 का प्रेशर, वो बिल्कुल सही दिखा रहा था कि अंदर टैंक का प्रेशर 50 psi से भी ज्यादा का हो चुका है। बट यहाँ काम कर रहे वर्कर्स को लगा कि ये गॉज मीटर खराब हो गया है, अंदर कुछ भी दिक्कत नहीं है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो भी फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे इंतजाम किए जाते हैं, और इस फैक्ट्री के अंदर भी इंतजाम किए गए थे कि अगर ऐसे कभी ये गैस
पानी के संपर्क में आ जाए तो तुरंत इसको रेफ्रिजरेशन में डाल दो, जिससे ये चीज़ ठंडी हो जाएगी और इसका ये रिएक्शन वाला प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। बट इस फैक्ट्री के अंदर लगे हुए सभी के सभी रेफ्रिजरेशन प्लांट तकरीबन 2 सालों पहले ही खराब हो चुके थे और 2 साल पहले हुए उस चेकअप के अंदर भी साइंटिस्ट ने बताया था कि ये रेफ्रिजरेशन खराब है, इसको बदलना चाहिए। बट इस कंपनी के मालिकों ने कभी उसको बदलने के लिए पैसा खर्च किया ही नहीं, ना ही उसको ठीक करवाया। और रात के तकरीबन 12 बजे के आसपास ही उस पाइप के थ्रू ही, जहां से वो पानी अंदर गया था उस टैंक में, उसी पाइप के थ्रू मिथाइल आइसोसिनेट गैस, जिसे हम MIC गैस भी कहते हैं, वो MIC अब बाहर भोपाल के इस वातावरण के अंदर घुलना शुरू हो चुकी थी। और ये इतनी ज्यादा स्पीड से हो रहा था कि वहां मौजूद कारीगरों को पता ही नहीं लगा कि आखिर ये चीज क्या हो रही है और इसको कंट्रोल कैसे करना है। अब आप सोच ही सकते हैं कि रात को 12 साढ़े 12 बजे का टाइम वो होता है जब हम लोग गहरी नींद में होते हैं और इस फैक्ट्री के आसपास तो सारा ही स्लम एरिया मौजूद था। बेचारे दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग उस टाइम पर इस फैक्ट्री के आसपास रह रहे थे। इस फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे उस टाइम पर 650 वर्कर्स ने इस फैक्ट्री के अंदर मौजूद सायरन्स को बजते हुए तकरीबन रात के 12:30 बजे सुना। और जैसे वो सायरन बजा, अंदर काम कर रहे सभी वर्कर्स तुरंत अपना वहीं तारा तामझाम छोड़कर बाहर की तरफ भागे। सभी वर्कर्स तो बाहर भाग चुके थे, बट अब वो गैस बहुत स्पीड से वातावरण के अंदर घुल रही थी और इसका पता आसपास सो रहे लोगों को बिल्कुल भी नहीं था। लिटरली इस फैक्ट्री से निकला हुआ वो गुब्बार बादल बनकर पूरे के पूरे भोपाल शहर पर छा चुका था और वो बादल धीरे धीरे नीचे आने लगा। और नीचे आते आते जिन लोगों के भी घर की उस टाइम पर खिड़की दरवाजे खुले थे उनके अंदर गया। और सोच कर देखिए आप, बेचारों को पता भी नहीं चला होगा कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई। लिटरली जैसे उन्होंने सांस ली होगी इस गैस के अंदर, वो गैस उनके शरीर के अंदर गई। वो जहर था, वो जहर अंदर गया और अंदर जाते ही उस जहर ने बेचारे लोगों की जान लेना शुरू कर दिया। इसी टाइम पर ये सारा का सारा बादल, ये जहरीली गैस का बादल भोपाल जंक्शन पर भी पहुंचा। और उस जंक्शन पर जो वो गोरखधाम से आई हुई ट्रेन खड़ी थी, उस ट्रेन के अंदर मौजूद लोग जो अपने डिब्बों की खिड़कियां बंद करके आराम से अंदर सो रहे थे, वो तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा लकी रहे। क्योंकि वो गैस उनके डब्बों के अंदर दाखिल नहीं हो पाई। बट जिन लोगों ने अपनी खिड़कियां खोली हुई थी और जो लोग बाहर प्लेटफॉर्म पर घूम रहे थे, उन लोगों ने उस जहरीली गैस के अंदर सांस लेना शुरू कर दिया। और सांस लेते लेते ही बहुत सारे लोगों ने वहीं पर दम भी तोड़ दिया। ये सारी चीज़ें दस्तगीर जी, जो कि उस टाइम पर स्टेशन मास्टर थे, उनके सामने हुई। बट यहाँ अपनी जान बचाने के लिए दस्तगीर जी ने अपने स्टेशन को ऐसे ही नहीं छोड़ा, उन्होंने लोगों की हेल्प करना शुरू कर दिया। सभी लोग जो इस गैस से पीड़ित थे, जो तड़प रहे थे, अपनी जान बचाने के लिए कोशिश कर रहे थे, उन सभी की मदद करना शुरू किया। अपने हाथों में उठा उठाकर उनको बाहर स्टेशन से लेकर गए, किसी एम्बुलेंस का जुगाड़ करवाया, किसी प्राइवेट गाड़ी वालों को रोका, उनके अंदर बैठा बैठाकर आसपास के हॉस्पिटल तक उनको पहुंचाया। बट अभी तो ये रात बस शुरू हुई थी और इसी टाइम पर फायदा सैयद का पूरा परिवार अपने घर में अपनी इस पालतू बिल्ली के साथ आराम से सो रहा था। उन्होंने भी अपने घर के दरवाजे खोल रखे थे ताकि ताजी हवा अंदर आती रहे। बट जैसे ही वो जहरीली गैस का गुब्बार इस स्लम एरिया के ऊपर आया और उसने लोगों के घरों के अंदर घुसना शुरू किया, और फाहिदा के घर में मौजूद उस बिल्ली ने जैसे ही उस हवा के अंदर सांस ली, वो एकदम से बहुत जोर से खांसने लग गई। अजीब अजीब आवाजें निकाल रही थी, उसके मुंह से भी झाग निकल रहा था। बट इस टाइम पर सोच कर देखिए, उस बिल्ली को पता था कि आखिर क्या करना है। वो तुरंत पास ही मौजूद एक कंबल के नीचे घुस गई और उसके अंदर ही अपनी सांस लेने लगी। लिटरली ये चीज अपनी बिल्ली को करता हुआ देख फाहिदा सैयद समझ चुकी थी कि आखिर उसको भी क्या करना है। उसने ना सिर्फ खुद को बल्कि अपने बच्चों को भी जगाया और उन सभी के मुंह के ऊपर उसने अपने अपने कंबल जो साथ लेकर सो रहे थे, उस टाइम पर ठंड का टाइम था, वो सारे के सारे कंबल उन्होंने अपने मुंह पर लपेटे और उसके अंदर ही सांस लेने लगे। अब ये हवा उनके मुंह तक फिल्टर होकर पहुंच रही थी। बट सभी लोग फायदा की तरह लकी नहीं थे, उनको नहीं पता था कि आखिर इस पूरे इंसिडेंट में अपने आप को कैसे बचाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। वो तो जस्ट इधर उधर भागने लगे। जैसे ही सभी लोग अपने घरों से बाहर निकले, लोग एक दूसरे के ऊपर पैर रख रख कर जाने लगे। वहां के लोकल लोग आज भी इंटरव्यू देते हुए यही कहते हैं कि जब वो लोग अपने घरों से बाहर निकलकर भागे थे तो लिटरली बाहर कच्ची गलियों में सड़कों के ऊपर लाशें पड़ी हुई थी और उन लाशों के ऊपर पैर रख रख कर ही लोग अपनी जान बचाने की सोच रहे थे। रात के तकरीबन 3 बजे के आसपास दस्तगीर जी अभी भी स्टेशन पर लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि लोगों की बहुत बड़ी भीड़ स्टेशन तक आ पहुंची थी इस शहर से दूर जाने के लिए। लिटरली उस टाइम पर जो भी मालगाड़ी स्टेशन पर पहुंच रही थी, लोग उसके ऊपर लटक रहे थे। बस वो इस शहर से किसी तरह दूर जाना चाह रहे थे। लिटरली उनको ये तो एहसास हो चुका था कि हवा में कोई जहर घुला हुआ है और उनको इस शहर से दूर
दूर भागना है। अब जो भी चीज उनको मिल रही थी वो उसी के अंदर बैठकर अपने शहर से दूर जाने लगे। जिन लोगों के पास खुद की गाड़ियां थी वो गाड़ियां भर भर कर वहां से दूर भागने लगे अपनी जान बचाने के लिए। और जो लोग स्टेशन पहुंच रहे थे, स्टेशन पर पहले ही भीड़। अब जो भी ट्रेन वहां आने लगी, दस्तगीर जी ने उसको वहां रुकने से साफ मना कर दिया कि नहीं, यहां रुकोगे तो यहां लोग और भी उतरेंगे या फिर हो सकता है भगदड़ में वो ट्रेन के नीचे ही ना आ जाएं और लोगों की फालतू में मौत हो गई। तो दस्तगीर जी ने उस टाइम पर वहां स्टेशन पर एक भी ट्रेन ना रुकने का फैसला किया और जितनी भी ट्रेन वहां से क्रॉस हो रही थी वो सीधा आई और गई। वहां एक भी ट्रेन उस टाइम पर नहीं रुकी। लोग जस्ट ट्रेनों के पीछे भाग रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे, किसी तरह अपनी जान बचाने में लगे थे। बट इसी टाइम पर बहुत सारे ऐसे अधिकारी भी थे जिनको पता लग गया था कि हो सकता है ये सारा का सारा कांड इस यूसीआई फैक्ट्री में ही हुआ हो, तो क्यों ना एक बार हम उनको फोन करके पूछ लें। उस टाइम पर अधिकारियों ने इन लोगों को फोन करके भी पूछा, बट यहां पर मौजूद रिसेप्शंस पर जो भी अधिकारी बैठे हुए थे उन लोगों ने फोन भी उठाया और उन लोगों ने क्लियरली अधिकारियों को यह बताया कि नहीं, हमारी फैक्ट्री के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ नॉर्मल है हमारी फैक्ट्री में, पूरी फैक्ट्री प्रॉपर चल रही है, वर्कर्स अंदर काम कर रहे हैं। जबकि वर्कर्स फैक्ट्री को वहीं पर छोड़कर भाग चुके थे अपनी जान बचाने के लिए। इसके अलावा जैसे ही तकरीबन 4000 लोग मरीज बनकर आसपास के हॉस्पिटल्स के अंदर पहुंचे, तब डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या बीमारी है, इन लोगों को क्या हुआ है। सभी के सभी लक्षण एक जैसे दिखा रहे हैं, बट उन लोगों ने अपनी जिंदगी के अंदर ये चीज पहली बार देखी थी, तो ऑब्वियसली उसका इलाज उनको भी नहीं पता था। सभी डॉक्टर्स एक दूसरे से फोन कर करके इलाज पूछ रहे हैं कि क्या तेरे को पता है, तेरे को पता है। तब सभी डॉक्टर्स ने मिलकर भी अंदर यहां यूसीआई वालों को फोन किया कि हाँ जी जनाब, क्या आपकी फैक्ट्री में कोई दिक्कत है। तो अब यहां उन्होंने बताया कि हाँ, हो सकता है हमारी फैक्ट्री में दिक्कत हुई हो, बट अभी हमें भी नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। सोचकर देखिए आप, सुबह के तकरीबन 4 बजने वाले थे, अभी तक भी यूसीआई वालों ने अपने मुंह से ये नहीं बोला कि हमारी फैक्ट्री के अंदर ये हुआ है, और जब बोला तब भी लिटरली हक दिया। जी हां, जब उन्होंने अधिकारियों को बताया कि हां भाई हो सकता है, हमें लगता है कि हमारी फैक्ट्री से गैस लीक हुई है और वो गैस कुछ और नहीं बल्कि फोस्जिन है। अब जैसे ये चीज डॉक्टर्स ने सुनी कि फोस्जिन गैस लीक हुई है, तब उस टाइम पर डॉक्टर्स को पता था कि अगर फोस्जिन लीक हुई है तो वो जान नहीं लेती, वो बिल्कुल भी जानलेवा नहीं है। जस्ट उससे छाती में जलन होगी, आंखों में जलन होगी, गले में खराश होगी, खांसी आएगी, उल्टी भी आ सकती है, ये जान नहीं लेगी। इस चीज का इलाज डॉक्टर्स को पता था कि अगर हम मुंह पर गीला कपड़ा रख दें, गीला कपड़ा मरीजों के ऊपर रख दें, तो वो कुछ ही देर के अंदर रिकवर कर जाएंगे। और ये चीज उस टाइम पर बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर की गई। क्यों? क्योंकि अभी तक भी यूसीआई वालों ने किसी को बताया ही नहीं था कि फोस्जिन नहीं बल्कि एमआईसी गैस लीक हुई है। और एमआईसी एक ऐसी जहरीली गैस है जिसके अंदर सांस लेने पर कुछ ही मिनटों में व्यक्ति की मौत हो जाती है। इस पूरे दिल दहला देने वाले इंसिडेंट के अंदर उन लोगों को ज्यादा सफर करना पड़ा जिनको आज हम गरीब तबके के लोग कहते हैं। जी हाँ, उस टाइम पर भोपाल में ऐसा स्लम एरिया बना हुआ था उस फैक्ट्री के आसपास ही, जहां पर उस टाइम पर भी बिजली तक नहीं पहुंच पाई थी। उन लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। उन्होंने आज तक कभी पढ़ाई लिखाई करी ही नहीं थी, उनको जिंदगी के अंदर ये नहीं पता था कि ये एक ऐसी गैस भी होती है और ये कोई जान भी ले सकती है। सोच कर देखिए आप, जो रेहड़ी लगाने वाले, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग, जब वो बीमार पड़े, जब उन्होंने उस जहरीली गैस के अंदर सांस ली, तब उनको लेने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाई। बेचारे लोग ही अपनी रेहड़ियों के ऊपर लाशों को रख रख कर सड़कों से भागते हुए हॉस्पिटल तक पहुंच रहे थे कि किसी तरह हमारे रिश्तेदारों को, हमारे परिवार वालों को बचाया जा सके। सड़कों के ऊपर लाशों की परत बिछ चुकी थी। लिटरली हर सड़क के ऊपर जहां भी मुंह घुमाए लाशें ही लाशें पड़ी थी। उनको उठाने वाला कोई नहीं था, उनको संभालने वाला कोई नहीं था। और इसी टाइम पर इंसानियतता को शर्मसार करने वाली काफी सारी घटनाएं सामने आई। जी हाँ, जिनके पास खुद की गाड़ियां थी, वो लोग, वो परिवार इस शहर से दूर भागने के लिए इतनी ज्यादा जल्दी में थे कि उन्होंने लिटरली लाशों के ऊपर से ही गाड़ी चला चलाकर शहर से दूर भागना जरूरी समझा। पेशेंट्स तो लगातार हॉस्पिटल्स के अंदर पहुंचे ही जा रहे थे। लिटरली ना सिर्फ हॉस्पिटल्स के कमरों के अंदर बल्कि जो फ्लोर बाहर बने हुए थे और हॉस्पिटल के बाहर जो सड़क थी, उन सड़कों के ऊपर भी लोगों का इलाज किया जा रहा था। बट इलाज किस बीमारी का करें, डॉक्टर्स को अभी तक पता ही नहीं था कि आखिर बीमारी क्या है। जब सुबह हुई, थोड़ी रोशनी आई और जब लोगों ने अपना चेहरा ऊपर आसमान की तरफ उठाकर देखा तो उनको ऊपर आसमान दिखाई दे ही नहीं रहा था। लिटरली धूप का कोई नाम और निशान नहीं, सिर्फ रोशनी रोशनी हुई थी चारों तरफ। बट अभी भी ये बादल, एक जहरीली गैस का गुब्बार इसी शहर के ऊपर मंडरा रहा था और इसी के अंदर रहते हुए लोग सांसें भी ले रहे थे। बट इससे भी ज़्यादा भयंकर नज़ारा वो था जब लोग इधर नज़र घुमाते तो लाशें ही लाशें सड़कों के ऊपर, उधर नज़र घुमाते तो लाशें ही लाशें। लोग अपने प्यारों को ढूंढ रहे थे कि आखिर उनके परिवार वाले, उनके रिश्तेदार, उनके यार दोस्त आखिर है कहाँ पर। बट उनमें से किसी को तो मिला, किसी को अपना परिवार वाला नहीं भी मिला। खैर, जब वो जहरीली गैस का गुब्बार ऊपर घुला, ऊपर वातावरण के अंदर गायब हुआ, तब जाकर ऑफिशियल्स, ना सिर्फ इंडिया से बड़े बड़े साइंटिस्ट बल्कि पूरी दुनिया से ही बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट
साइंटिस्ट इस भोपाल की फैक्ट्री में पहुंचे, यूसीआई प्लांट के अंदर पहुंचे और उन्होंने जाकर जब जांच करी तो ऑब्वियसली उन्होंने बताया कि ना सिर्फ यहाँ पर MIC गैस लीक हुई है बल्कि बहुत ही बड़ी क्वांटिटी के अंदर वो लीक हुई थी। तकरीबन 40 टन, सोच कर देखिए आप, 40,000 किलो MIC गैस उस रात भोपाल के वातावरण के अंदर घुली और इसने तकरीबन सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 3,787 यानी कि 3,787 पीपल को मौत के घाट उतार दिया। बट ये तो था सरकारी आंकड़ा। अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सरकारी आंकड़ा यहाँ कोई मायने नहीं रखता। जिन लोगों ने उस पूरे दिल दहला देने वाली रात को अपनी आंखों से देखा, उन्होंने बताया कि तकरीबन 10,000 से भी ज़्यादा लोग उन्होंने अपनी आंखों के आगे मरते हुए देखे हैं। 10,000 से भी ज़्यादा लाशें उन्होंने जलती हुई देखी हैं। अब जो मर गए उनके लिए तो पूरे देश को दुख था, पूरी दुनिया को दुख था। असली दुख तो होने वाला था जो इस इंसिडेंट के अंदर बच गए। जी हाँ, जो लोग बिल्कुल हट्टे कट्टे थे, हष्ट पुष्ट थे, जिनके अंदर कोई भी बीमारी नहीं थी, इस इंसिडेंट के बाद ना सिर्फ वो पूरी जिंदगी के लिए अपाहिज हो गए बल्कि कईयों के अंदर अंधेपने की भी बीमारी आ गई, कईयों के कान ने काम करना बंद कर दिया, कईयों की आवाज़ जा चुकी थी, कई अपंग हो चुके थे। और इसके बाद जो आने वाली जनरेशन्स थी वो भी इस इंसिडेंट की वजह से अपाहिज पैदा हुई, अपंग पैदा हुई, दिव्यांग पैदा हुई। इस इंसिडेंट का अंदाजा आप यहाँ से ही लगा सकते हैं कि वहाँ के लोकल लोग आज भी जब अपनी बेटियों की शादियाँ करते हैं और जब लड़के वाले पूछते हैं कि तुम्हारी बेटी कहाँ से है, और जब वो बताते हैं कि हमारा परिवार भोपाल के उस इलाके में रहा करता था और लड़की के दादा दादी या फिर परदादा परदादी इस इंसिडेंट से प्रभावित हुए थे, आज भी लोगों के अंदर ये डर है कि नहीं, अगर उस इंसिडेंट से लड़की का कोई लिंक है, उसके परिवार वालों का कोई लिंक है, तो जरूर लड़की के अंदर कोई ना कोई खामी होगी। यही सेम चीज लड़के के लिए भी लागू होती है। लड़के वालों से भी पूछा जाता है कि तुम लोग कहाँ से हो, तुम्हारे पूरा खानदान कहाँ से था, क्या इस इंसिडेंट से तुम्हारा कोई लिंक है या नहीं, और अगर पता चल जाए तो लिटरली वहां पर रिश्ता नहीं किया जाता। इसके बाद बहुत ही बड़े पैमाने पर इस कंपनी के ऊपर कार्रवाई की गई। अब आप सोच कर देखिए, जो लोग मरे थे उस मरे हुए लोगों की जान की कीमत सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपये लगाई गई। जो लोग मरे थे उनको, उनके परिवार वालों को 25,000 रुपये का मुआवजा दिया गया कि हाँ भैया आपके घर का व्यक्ति मरा है, आप 25,000 रुपये पकड़ो। सोच कर देखिए आप, एक जान की कीमत सिर्फ 25,000 रुपये। आपको इस पूरी दिल दहला देने वाली घटना के बारे में क्या कहना है? और अगर कोई चीज़ मुझसे मिस हो गई है तो आप उसके बारे में अपनी यादें, आपके जो लोकल लोग वहाँ पर रहते हैं और उनके जो दादा परदादा ने जो बताई होगी, उनके माता पिताओं ने जो बताई होगी उस रात की भयानक यादें, आप उन पूरे एक्सपीरियंस को नीचे कमेंट्स में या फिर मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर जरूर शेयर करें। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इससे जुड़ी हुई बहुत ही सारी दिल दहला देने वाली वीडियोस हैं, फुटेज हैं, जो मैं यहाँ तो नहीं दिखा सकता ऑब्वियसली कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। मैं आज रात को मेरे इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल में डाल दूंगा, आप उस ब्रॉडकास्ट चैनल में ज्वाइन हो जाइएगा। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट गुड को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।